चाहत है तो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, अपने आप आपको सब चीजें मिलेंगी, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सब कुछ आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आप बताओ सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? क्या आप ऐसा करते हो जिससे कॉन्फिडेंस आता है? किसी भी चीज में, किसी भी कला में, चाहे आप कला के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, संवाद के क्षेत्र में हो, किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आता है, उसी चीज को बार बार करने से। जितनी बार आप करोगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसका मतलब कि आप पढ़ाई उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं कर रहे हो। जितनी ज्यादा मात्रा में आप पढ़ाई करते चले जाओगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जितना कॉन्फिडेंस आता जाएगा उतना ही आप जब किसी को बोलोगे भाई मैं तो निकाल लूंगा, आपको इस चीज का एहसास ही नहीं होगा कभी भी कि यार आप पीछे हो, कहीं से भी, किसी से भी पीछे हो। आप मिडिल क्लास से हो, अपर मिडिल क्लास से हो, गरीब हो, कुछ भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। पढ़ाई के लिए संसाधन आप अपने आप ही जुटा लोगे, तो ये कभी भी आड़े ही नहीं आएगी ये चीज। अगर ऐसा हो रहा है कि आप यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दे रहे हो, वो खत्म हो जा रहे हैं, फिर आप उसके बाद यूपीपीसीएस के अटेम्प्ट्स दे रहे हो, फिर वो भी खत्म हो जा रहे हैं, फिर आप एक ऐसी स्थिति में आ जा रहे हो कि आपने अपने जिंदगी के 10 साल नष्ट कर दिए, अब आप क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, आपने खुद ही अपने जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, आप खुद अपने जीवन में सीरियस नहीं हो अपने करियर को लेकर। इसके लिए किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, दूसरे को देख करके, अपने दोस्तों को देख करके ना निर्धारित करें। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी कोई बहुत बड़ी चीज है। जिंदगी में जितने लोगों ने कुछ बड़ा किया, इसमें से एक भी आदमी आईएएस नहीं रहा है, कोई भी नहीं रहा है। न कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार आईएएस रहा है पहले, न कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर आईएएस रहा है, न कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आईएएस रहा है। इक्के दुक्के अगर रह गए हो तो रह गए हो पॉलिटिशियन में, और अदरवाइज तो जिंदगी में जो कोई बहुत, जितने भी बड़े लोग हैं जिनको आप बड़ा मानते हो, उनमें से तो कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं। किसी ने यूपीएससी किया ही नहीं, तो भी कितना कुछ कर लिया। जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई वो क्या आईएएस ऑफिसर थे? कितने लोग जिन्होंने देश बनाया वो क्या आईएएस ऑफिसर थे? तो इसलिए ये तो सोचो ही मत। ये तो एक इजी सा तरीका है, मैं मानता हूं कि भाई आप पढ़ने लिखने में अगर आप अच्छे हैं तो आपको बहुत आसानी से एक ऐसा पद मिल जाता है जहां पे प्रतिष्ठा होती है और आपके हाथ में काफी जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी चीज है ये, और अगर ये नहीं मिला तो बहुत कुछ खो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जय जय भारत। सर मेरा नाम नवीन है। सर मेरा क्वेश्चन है कि लक्ष्य चयन का आधार क्या होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि अपने अंतर मन से तो सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने अभी, हम लोग का ड्रीम क्या है कि हम लोग यूपीएससी क्लियर करें, तो अभी तो फिलहाल तैयार करना नहीं करना है, करें। आपने सर बात उसे छोड़ दिया, यही था कि उसे पाया जाए, फिर पाने के बाद ऐसा हुआ अंतर मन चेंज हो गया, अब आ गए अभिनेता है आप, हो सकता है आप फिर चेंज या पॉलिटिक्स में आ जाए, तो समय के साथ चेंज होता रहे, तो कैसे चेंज करें? खाना जब आप खाते हो, भूख लगती है, तो उसका चयन का आधार क्या होता है? बस, तो वैसे ही लक्ष्य का चयन भी होता है। जिस तरीके की भूख होती है वैसा ही लक्ष्य चयन हो जाता है। सभी आईएएस अभिनेता नहीं बन पाते, निर्णय होती में क्या? उनको भूख नहीं होती ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। जिस तरीके की भूख होती है उसी तरीके से लक्ष्य चयन होता है। तो मान के पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो वक्त बताएगा। थैंक यू सर। इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपका व्यक्तिगत राय जानना चाहूंगा और बोल कोशिश कीजिएगा। कभी आप राजनेता बने नहीं, तो अगर बनिएगा कभी तो तब पार्टी के कैरेक्टर। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग इंडिया में होनी, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो देश के नीति निर्धारक होते हैं, वो देश की लगभग सब कुछ सारी धारा वही देता है। आईएएस उनसे बहुत नीचे आते हैं या फिर आईपीएस जो भी, लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वहां नहीं होता। तो आपकी राय में क्या कोई ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट या कोई भी एक ऐसा पैमाना होना चाहिए कि जो देश के सर्वोच्च नीति बनाने वालों, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आईएएस में, एटलीस्ट आप एक इंटरव्यू में उनकी विचारधारा को सोचते हैं, चाहे वो सही हो या ना, उसी तरीके से राजनीति में एंट्री के लिए, क्योंकि अब हर कोई
भारत में एक बड़ा आसान सा ड्रीम है नेता, हर किसी का ड्रीम, अब नेता और नेता। तो आपको लगता है कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक राजनीतिक तौर पे होनी चाहिए भारत में, या ये विचारधारा बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए? और आप देखो इस दिशा में ना कदम भी उठ रहे हैं। जैसे अभी संसद ने जो लॉ पास किया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर कन्विक्टेड हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव से बेदखल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ स्ट्रिक्चर्स पास करती रहती है। तो ये प्लस कई गवर्नमेंट्स के लिए, सरकारों के लिए इस तरीके के नियम है कि आप पॉपुलिस्ट पॉलिसीज नहीं लेकर के आएंगे, आप खजाना प्रदेश में नहीं खाली कर देंगे। कई सरकारें पॉपुलिस्ट मेजर्स अनाउंस कर देती हैं कि जी हम जब अगर आ गए सत्ता में तो हम अपने लोगों को 2,000 रुपए प्रतिदिन दे देंगे, 4,000 रुपए इनको दे देंगे। तो ये आप टैक्स पेयर का मनी दे रहे हैं और अपने आप को सत्ता में लाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ना लोगों का हित कर रहे हैं, ना प्रदेश का हित कर रहे हैं, ना देश का हित कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इसके मानक क्या है, उसके ऊपर बहुत चर्चा होनी चाहिए और उसके ऊपर बहुत चर्चा जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, जो वोटर्स हैं, वो लॉजिक पे नहीं वोट करते हैं, वो इमोशन पे वोट करते हैं और एक्सट्रेनियस फैक्टर्स के ऊपर वोट करते हैं। ज्यादातर वोट कर देंगे तो या तो जात पात के ऊपर वोट कर देंगे, या धर्म के नाम पर वोट कर देंगे, या आप उनका कुछ बेनिफिट कर दिया है तो उसके ऊपर वोट कर देंगे। लार्जर बेनिफिट नहीं देख पाते हैं। लार्जर बेनिफिट उनको कौन दिखाएगा? लार्जर बेनिफिट दिखाना किसी के भी हक में नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है। लोग सोचते हैं कि यार हम कुछ भी करके चुनाव जीत जाए, तो वो लाने के लिए वो धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, जैसे भी आपने ये प्रश्न पूछा, जब इस तरीके का प्रश्न पूछने वाले सैकड़ों हजारों लाखों लोग हो जाएंगे तो अपने आप सरकारों की मजबूरी बन जाएगी कि इसके मानक तय कर दिए जाए। जैसे ये भी तो कन्विक्शन वाली बात भी तो आई है ना, वरना इसके पहले तो चाहे कोई कन्विक्टेड था, कोई कुछ भी था, वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट अब ये बात आई, तो जब इस तरीके की आवाजें उठने लगेंगी, बातें उठने लगेंगी, लोग कहने लगेंगे कि ये गलत है। जैसे अब बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है इलेक्शन में किस तरीके की स्कीम्स आप अनाउंस कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं अनाउंस कर सकते कि भाई हम आएंगे तो हम इन लोगों को या तो ऑटो वालों को हम फ्री वर्दी सिलवा देंगे, या हम पुजारियों को दे देंगे पैसे। इस टाइप की चीजें सुनने में खराब लगती हैं कि भाई क्यों दे देंगे आप पुजारियों को पैसे। तो इस तरीके के अनाउंसमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। तो इस पे चर्चा चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोग जितना ज्यादा चर्चा करेंगे उतना ज्यादा ही सिविल सोसाइटी का दबाव आएगा सरकारों पर और वैसे वैसे मानक बनने लगेंगे। लेकिन तब ये क्लास का नहीं हो जाएगा सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो एक क्राइटेरिया के नीचे आ रहा है, वो न पढ़ा लिखा है, लेकिन क्योंकि वो एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, वो एक आदिवासी हो सकता है, क्योंकि वो हजारों आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। नहीं तो वो क्राइटेरिया नहीं होगा ना, फिर पढ़ाई लिखाई क्राइटेरिया कभी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अगर आप क्राइटेरिया डालेंगे तो बहुत से लोगों को आप वंचित कर देंगे। और पढ़ाई लिखाई पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। आप देखिए जिंदगी में जितने बड़े बड़े लोगों ने चाहे स्टार्टअप्स बनाए हैं, चाहे वो नेता रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सफल नेता रहे हैं लोग, और लोगों ने पढ़ाई पूरी नहीं की हुई है। तो पढ़ना लिखना मैं नहीं मानता कि बहुत जरूरी है, लेकिन आपको सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है, आपको व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है, आपकी सोच कैसी है वो बहुत जरूरी है। ये जो क्वालिफिकेशंस है ना, इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जिंदगी में भी देखेंगे कि हो सकता है कि 8-10 लोग एक ही कॉलेज के पढ़े हो, सबकी सेम क्वालिफिकेशन है, बट आप देखोगे कोई जिंदगी में कहीं गया, कोई कहीं गया, कि जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ये क्वालिफिकेशन तो सिर्फ कागजी है, मैं उनको बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं मानता। जय श्री राम सर। आईएएस का मॉक इंटरव्यू जब भी देखते हैं तो उसमें एक बहुत जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं, आईआईटीएन हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन उनका होता है कि आपने आईएएस बनना क्यों चूज किया। एक इंसान था जो अपनी पूरी लाइफ में जिसने एक ही ड्रीम देखा था कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा, और एक वो इंसान है जो कि डॉक्टर आईआईटीएन पहले बन चुके हैं और अब वो आईएएस बनना चाहते हैं।
तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक इंसान की सीट जो है वो पहले वाले में क्यों वेस्ट कर दी, या फिर अब आप यहाँ पे आके एक जने की सीट ऑक्यूपाई ले रहे हैं, जो कि अगर मान लीजिए आप वहाँ ना होती तो आपके पीछे जो लिस्ट में जिसका नाम था वो आ जाता, मे बी वो सिर्फ आईएएस ही बनना चाहता, मतलब जिसका सोली एक ही ड्रीम था कि वो आईएएस बनना चाहता है। तो अगर कोई उस इंटरव्यू में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, आईआईटी में साइंस बैकग्राउंड से है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा कि जब वो यही बोल दे रहे हैं कि आपने एक इंसान की सीट ऑक्यूपाई कर ली है, जबकि हमारे देश में बेरोजगारी वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, और ऊपर से हम इतने डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करके, अगर हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस है कि मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, मैंने वो एग्जाम भी क्लियर कर लिया, बट मेरे को और भी तो सोचना चाहिए ना कि मेरी जगह पे और किसी को वो सीट मिल सकती थी, मैं जस्ट अपना इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए मैं वो सीट भी ले रही हूँ, वो सीट भी ले रही हूँ। सो इस केस में क्या कर एक तो करना ही क्या चाहिए कि मेरे को डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करनी चाहिए, नहीं ट्राई करनी चाहिए। और अगर मेरे से इंटरव्यूअर सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप वो छोड़ के घर आ रहे हैं, तो आप देश के लिए काम करना चाह रहे हैं, बट आप एक सीट ऑक्यूपाई करके थोड़ा सा बेरोजगारी की बोरी बढ़ा रही है, इंसान रोड रह जाएगा उसमें। अब जैसे सपोज आप किसी स्ट्रीट पे चल रहे हो और वहां पर आप देख रहे हो कि लाइन लगी हुई है और खाने के लिए लोग खड़े हुए हैं, आप लाइन में लग गए। आप लाइन में जब लाइन के अंत तक पहुंचे, वहां पे आपने ऑर्डर किया खाना, आपने थोड़ा सा खाना खाया, फिर आपको खाना पसंद नहीं आया, आपने पैसे दे दिए खाने के, लेकिन आपको खाना पसंद नहीं आया, उठ के चल दिए। तो जो आपके लाइन में पीछे वाला है वो कहेगा कि भाई साहब आपने 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर दिए मेरे, और आपको खाना पसंद भी नहीं आया और आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब तक आप खाना खाओगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा खाना अच्छा था या नहीं था। जो खाना और जो समय वेस्ट हुआ है वो तो उसके पर्सपेक्टिव से हुआ है जो पीछे आपके खड़ा था, लेकिन हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से और भी ज्यादा समय वेस्ट हुआ, क्योंकि आप तो इतनी देर से लाइन में लगे हुए थे। उसका तो शायद सिर्फ 10 मिनट वेस्ट हुआ है, बट आपके तो कई घंटे वेस्ट हो गए। क्या हुआ? आप समझ रहे हो? तो आपका तो और ज्यादा नुकसान हुआ है। कोई भी नहीं आपके क्या? पास तो पैसे भी थे, अब इसी पैसे को लेकर के आप कहीं और जाओगे, वहां पे और पैसे खर्च करोगे, उसके बाद उसी जगह खाना खाओगे, वहां पे भी लाइन में लगोगे, 2.5 दोनों साइड देखते रहे। फिर भी खाना खाओगे। तो जिंदगी में आपको कोई कैसे देखता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में आप अपने आप को कैसे देखते हैं उससे फर्क पड़ता है। अरे वाह, जौनपुर का ही रहने वाला हूँ, तो मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं मुझे गांव से ऊपर कर लो माइक, बाकी लोग भी सुन सकें आपका सवाल। नहीं चल रहा है। जौनपुर से हूँ, तो मेरा तहसील है और मैं गांव से मुझे बहुत प्रेम है। तो मैं चाहता हूँ कि गांव क्रांति हो, जिसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग या उच्च वर्ग सभी प्रकार के उसमें छात्र और सभी प्रकार के व्यक्तियों के बीच में एक जागरूक अभियान चले, जिससे वो, जैसे बहुत सारे गांव के बच्चे जो यूनिवर्सिटी कर रही है, बहुत ज्ञान है उनके पास, बहुत प्रतिभा है, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं, वो तैयारी करने नहीं जा पा रहे हैं, इलाहाबाद तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं चाहता हूँ सर कि गांव को हम कैसे एक क्रांति में या एक ऐसे कैसे पिरोआ जाए कि वो ऊंचे स्थान तक, ऊंचे पावदान तक वो जा सके और अपने कार्य को प्रदर्शित कर सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले कहा था, कई वर्षों पहले, और ये एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि आप वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में देखेंगे तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जो रूरल एरियाज है वो पिछड़े होते हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वहां पे ज्यादा लोग होते हैं। उसका कारण है बहुत बड़ा। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो एलीट क्लब्स हैं, आज से नहीं कई जमाने से, वहां पे कुछ एक लोगों को एंट्री मिलती थी, बाकी लोगों के लिए अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि भाई हम उन्हीं लोगों को साथ में लेकर के आएंगे जिनकी सोच वैसी है। आज भी जैसे आप रोल्स रॉयस कार खरीदने जाओ तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप नहीं खरीद सकते, आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए। रोल्स रॉयस वाले आपको हाँ या ना कहें। आप फरारी गाड़ी, आपके पास सिर्फ पैसे हैं तो आप नहीं खरीद सकते, आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए। आपने पैसे कहाँ से कमाए, किस तरीके से कमाए, कितना वक्त लगा आपको कमाने में,
क्या आप करते हैं जिससे पैसे आपके पास आते हैं, पैसे सही है या गलत है। तो ये जब आप कह रहे हैं गांव में क्रांति लाने के लिए ना, गांव में क्रांति तब आएगी जब गांव में लोगों के विचार वैसे होंगे। गांव में तो लोग मेड़ के लिए झगड़ा करते हैं। आप मेड़ देखो कभी, अभी मेरी वाइफ को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, बहुत छोटी सी चीज के ऊपर अवार्ड मिला। बांदा जनपद में वो थी और उन्होंने वहां की वाटर टेबल बढ़ा दी। बुंदेलखंड एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो उन्होंने बहुत छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने क्या कहा कि आप सभी लोग, सभी किसान भाई अपने गांव में मेड़ बना लीजिए, अपने खेतों में। जब आप मेड़ ऊंची कर देंगे तो जो बारिश का जो पानी आएगा वो उसी में रह जाएगा, खेत में रह जाएगा और खेत से बाहर नहीं जाएगा। तो जो किसान थे उन्होंने कहा कि भाई हम इतनी मेहनत क्यों करें कि हम अपने खेत में मेड़ बनाएं, जितना जो मेड़ है हम उस पर भी थोड़ा बहुत कुछ बो देंगे तो उसमें भी पैसे मिल जाएंगे। तो सोच उनकी वैसी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मनरेगा से आप अगर मेड़ बनाते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे आपके ही खेत में मेड़ बनाने की। तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा अच्छा पैसे भी मिलेंगे। बोले लेकिन उसके बाद बनने के बाद आप उसको काट नहीं सकते, अगर आपने बनने के बाद काटा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अब ये सरकारी पैसा लग चुका है इसमें, उसके बाद फिर वो हट नहीं सकता। तो ऐसा करके उन्होंने एनफोर्स करा दिया और धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही वहां की वाटर टेबल उठ गई, सिर्फ एक छोटी सी सोच। तो जब ये ऐसी सोच आनी शुरू हो जाएगी गांव में, शहर से, तो अपने आप गांव में क्रांति आ जाएगी। कहीं पे भी, विश्व में भी, कहीं पे भी क्रांति किसी मेहनत के काम से नहीं आई है, सोच से आई। इस सोच को आप छोटा मत समझिए। आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, आज भाषा के विषय पे बात करने के लिए। ये सब कुछ एक ही जगह से जर्मिनेट होता है। बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने बैठ के किताबें लिखी हैं सिर्फ, और वहीं से इतने बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो गए। आंदोलनों में नारों का कितना ज्यादा महत्व होता है आप सोचो। लोग कहेंगे यार नारे से क्या है। चुनाव में नारों का कितना महत्व होता है। इस अभी जो यूएस का चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ एक नारे पे कि क्या नारा देना है, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस नारे को जिस कंपनी ने दिया उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए कि भाई एक कौन सा नारा होना चाहिए जो लोगों के दिमाग में, जहन में बस जाए, बैठ जाए, जो लोगों को समझा सके कि हम चाहते क्या हैं। तो आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोग थोड़ा इस पर रिसर्च करो, शोध करो, समझो कि हम ऐसी अपनी बातें संक्षेप में और ऐसी क्या नई बातें कह सकते हैं जिससे दुनिया की दिशा दशा बदल जाए, जिससे गांव की दिशा दशा बदल जाए, जिससे समाज की दिशा दशा बदल जाए। वो सोचिए, और आप सोचेंगे तो जरूर होगा। मैंने आपका प्रोफाइल सुना तो पता चला कि सर आप ब्लड सेंटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी काम कर रहे हैं, आपकी एनजीओ। मेरा आपसे सर एक सवाल है कि चूंकि ये बड़ा मतलब डिफरेंट आपके लिए हो सकता था हेल्थ सर्विसेज में, तो इसकी फर्स्ट जो है, पहली जो आपके मन में इस तरीके की बात आई, ये कब आई और किन परिस्थितियों में आई कि आपको ब्लड डोनेशन के सेक्टर में काम करना है? ये मैं आपसे सर आपका अनुभव जानना चाहूंगा। मैं जब दिल्ली में कलेक्टर था तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट बन गया वहां पे। तो जो कलेक्टर होता है उसको प्रेसिडेंट भी बना देते हैं बाय डिफॉल्ट, और उस वक्त राष्ट्रपति जी थे, राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई। और कुछ दिनों बाद कोविड आ गया। तो जब कोविड आया तो उस वक्त लोग प्लाज्मा दे रहे थे, प्लाज्मा डोनेशन कर रहे थे। तो प्लाज्मा डोनेशन में क्या होता था कि लोग जाकर के कहीं भी प्लाज्मा दे देते थे और कोई और पेशेंट आता था तो उसको मिल जाता था प्लाज्मा। बट लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं था देने के लिए। तो मैंने सोचा अगर हम ऐसा कोई व्यवस्था बना दें जिसमें मैं जिसको दे रहा हूं मैं उसको देख भी सकता हूं, ताकि वो मुझे थैंक यू कह सके, तो शायद मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। अगर मुझे ये पता है कि यार मैं किसी पेशेंट को दे रहा हूँ जिससे उसकी जान बचे, तो मैं ज्यादा मोटिवेटेड होऊंगा। मैं आधी रात को भी जा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे देश में। और अगर मैं जाके दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है वो हॉस्पिटल कब लेकर भी जाएगा। वो लोग चाय लेने गए, लोगों के अंदर उतना मोटिवेशन नहीं है। ऐसा होता है ना कि अब कोई आपको आके थैंक यू बोलता है तो आप कहते हो चलो यार उसके लिए कर देते हैं। तो मैंने एक ऐप बनाई जो जैसे ओला उबर काम करते हैं वैसे ही काम करती है। उसमें आप डालिए कि भाई मेरे को प्लाज्मा चाहिए, तो आपकी लोकेशन आ जाएगी।
उसके बाद फिर जितने प्लाज्मा डोनर्स हैं उन्होंने उस पर रजिस्टर किया होता है, तो वो देखते हैं कि भाई प्लाज्मा जो जिसको रेसिपिएंट है वो मेरे से कितनी दूर है, तो वो सब लोग अलग अलग लोग कह देते हैं हाँ हाँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ। और उसके बाद फिर जो प्लाज्मा रेसिपिएंट के सबसे पास जो व्यक्ति रहता है, प्लाज्मा रेसिपिएंट उसको चुनता है कि जी आप आकर के दे दीजिए, तो वो कर देते हैं। उसके बाद फिर एक जो पास का हॉस्पिटल है वहाँ पे वो लिस्टेड रहता है कि चलो ठीक है हम लोग इतने बजे यहाँ पे मिल लेते हैं, तो अपने आप उसमें चैट बॉक्स खुल जाता है और आप इतने बजे वहाँ पे जाकर के मिल लेते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल हो गया उस टाइम पे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिला, मैंने कहा कि इस तरह से लोगों के लिए करना चाहिए। नमस्कार सर, मैं सर बेसिक इंडियन ग्रेजुएट हूँ सर। जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स नाउ का सर, उसमें प्रिंटेड था कि सर यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री जो है आज के समय में 2024 में 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है, जो कि सर 15% के साथ एनुअली ग्रोथ कर रही है और 2028 तक लगभग 1,30,000 करोड़ के आसपास ही हो जाएगी। और सर वही देखा जाए तो एक तरफ सर पूरे यूपीएससी के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि वर्किंग हैं, रिटायर्ड हैं, उनके सारे सब फैसिलिटी सर्विसेज और जितने भी उनके प्रमोशन है और जितने भी सर उनके खर्च किए जाते हैं उनके सर लगभग 2,000 करोड़ के आसपास ही होते हैं। तो सर ये जो डिफरेंस है मेरे 2 क्वेश्चन सर, ये 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री और सर ये लगभग 2,000 करोड़ की एक ईयर की इंडस्ट्री, सर ये डिफरेंस क्यों आया? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास जा रहा है कि सर ये क्या जरूरी हो जा रहा है कि हम लोग इस 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री के पार्ट हो ही जाए? अगर सर नहीं हो रहा है तो सर आपकी क्या विचार है? क्योंकि सर सारे लोग तो उस इंडस्ट्री में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का सब चीज देखा जाए तो सर 2.5 लाख मिनिमम होते ही अगर सारी चीजों को देखा ही जाए तो। सर आपकी क्या विचार है? जी पहला जो आपका प्रश्न है कि आईएएस ऑफिसर्स जो पैसे कमा रहे हैं या जो उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं संसाधन वो कम है, और जो तो पहले एक रखिए, खत्म हो जाए में दूसरा यूज करें। जितना पैसा कमाया जा रहा है बहुत ज्यादा है। इसका सिंपल सा आंसर है कि आईएएस आप पैसे कमाने के लिए नहीं करते, ना सरकार आपको एंटरप्रेन्योर बनने का पैसा दे रही है। सरकार आपको एक नौकरी पे रखी है और आपको तनख्वाह दे रही है। एक डब्बा और होता तो काम हो जाता। लाइफ में क्या है, हम लोग जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम लोग ना पैसा कमाने को खराब मानते हैं। आप कभी भी देखो, अब किसी से पूछोगे बोलोगे अरे बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट कम कर दो भाई, प्रॉफिट कम कर दो। हम प्रॉफिट को मानते हैं बहुत खराब चीज है ये, वो कहते हैं प्रॉफिट ले रहे हो। और यही कारण है कि आज हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज भी अलाउड है। प्रॉफिट वो सब भी कमा रहे हैं, बट सरकार उनको एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए। सरकार कहती है कि पेपर पे आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। अब आप चोरी छिपे कमा लो तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर पे हम आपको नहीं कमाने देंगे। मैं मानता हूं कि आपको जब आप जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो उसी वक्त आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? आप अगर पैसा कमाना चाहते हो तो आप बिजनेस करिए। आप इंजीनियर या डॉक्टर तब बनिए जब आप वाकई में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको मरीजों को देखने में मजा आता है, आपको उनकी तकलीफें दूर करने में मजा आता है, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में मजा आता है, तो आप इंजीनियर बनिए। आपको अच्छे कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इन सब में करने में मजा आता है तो आप इंजीनियर बनिए, पैसे कमाने के लिए मत बनिए। अगर आपको सिर्फ पैसे से प्यार है तो आप बिजनेस करिए। 1 लाख बिजनेसेस हैं इस दुनिया में जहां पे आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आपको खुद ही नहीं पता कि आप किस लिए इंजीनियर बन गए। कई लोग इसलिए आईएएस बन जाते हैं, कई लोग इसलिए पॉलिटिशियन बन जाते हैं, सोचते हैं शायद इसमें पैसा मिल जाएगा। जो प्रोफेशन है उससे जो मिल रहा है सिर्फ वही करने के लिए वो बनिए। अगर उसके अलावा कुछ और करना है तो मल्टीपल प्रोफेशंस आप अख्तियार करिए। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, बट जिससे जो मिल रहा है उससे वही कर सकते हैं ना। आप मारुति 800 लेकर के F1 रेस में तो नहीं जा सकते ना। मारुति 800 तो वैसी चलेगी जैसे मारुति 800 चलती है। अब आप उसको लेके उतर गए F1 रेस में, फिर कहते हैं अब ये चली नहीं रही है तो क्या करें बताओ, क्या बेकार है। इतनी मेहनत करके हमने मारुति 800 ली, अभी भाग नहीं रही आगे। तो जिंदगी में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जितने क्लियर आप होंगे उतनी आसान हो जाएगी जिंदगी। सर काफी गंभीर क्वेश्चन पूछ के लोगों ने माहौल को गर्म कर दिया, तो थोड़ा लाइट अप करते हैं। आप बताइए, आपके तो पिताजी भी आईपीएस ऑफिसर रहे थे, तो आपने तो बचपन से पावर पैसा सब देखा था, आपके दिमाग में आया छोड़ते क्या करेंगे पढ़ लिख के, खबर तो है ही हमें।
पागल है ही, शादी भी वही जाएगी अच्छी जगह पे। तो आना तो चाहिए ना दिमाग में, क्यों ही पढ़ेगा इंसान, बहुत मुश्किल काम है पढ़ना, कोई मन से नहीं पढ़ना चाहते। नहीं, ऐसा था कि एक्चुअली मुझे मेरे पापा बहुत गरीब लगते थे और अभी भी लगते हैं, और मेरी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता था कि यार मेरे पापा ने तो कुछ ज्यादा किया नहीं है, तो मैं ही कुछ कर लेता हूँ, ताकि मुझे, अगर मेरे पापा बहुत अमीर होते तो हो सकता है शायद मेरा विचार कुछ और हो जाता। करता तो मैं तब भी बड़ा, बट मैं किसी और दिशा में शायद कुछ बड़ा करता फिर। तो जैसे आप देखोगे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे हैं, तो उन्होंने, किसी की बहुत बड़ी माइंस हैं, किसी के बहुत बड़ा टेलीकॉम बिजनेस है, तो सोचता है कि यार चलो टेलीकॉम और माइनिंग तो मेरे फादर ने करी ली है, अब एक काम करते हैं, चलो मैं रिटेल में कुछ नया निकाल देता हूँ, तो वो उस दिशा में हो जाता है। इस दुनिया में ना, इस दुनिया की खूबसूरती है कि यहाँ पे इतना कुछ है करने के लिए, और आपके कई 100 जन्म भी हो जाएंगे ना तो भी कम है कि आपने कुछ किया है। जिसको करना है, और जिसको नहीं करना है उसको कितने भी जन्म मिल जाएंगे तो भी वो नहीं करेगा, तो भी चल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप चाहते क्या आपने। सर, हालांकि मेरा जौनपुर आना जाना होता है, तो आपका एक मूवमेंट सुना था, क्योंकि आज महिला दिवस है, आपने नो से मूवमेंट करके जौनपुर में चलाया था, जिसमें छात्राओं को लीगल अवेयरनेस की जानकारी दी जाती थी, और एक राष्ट्र शक्ति करके कोचिंग, शायद यही नाम था या कुछ इसी से मिलता जुलता है, जिसमें यूपीएससी की फ्री कोचिंग दी जाती है, क्या सर वो भी चल रहे हैं? बिल्कुल अभी चल रहा है, दोनों अभी चल रहे हैं। और दूसरी चीज सर ये थी कि आपके पिताजी आईपीएस रहे, आपके चाचा एसपी रैंक से रिटायर्ड हुए, आपकी बहन डेंटिस्ट है, यानी पूरा एक समृद्ध परिवार था। आपने बात की मिडिल क्लास फैमिली की, मुझे लगता है ये मिडिल क्लास फैमिली के दायरे में नहीं आता है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा क्योंकि एक अच्छे कैंपस से, एक अच्छे माहौल से होती है, लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा किसी आईपीएस का बच्चा नहीं होगा, किसी पीसीएस का भतीजा नहीं होगा। तो सर इन बच्चों को अपने जीवन में कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि आप आसमान है तो हम बहुत नीचे हैं, क्योंकि आपके पिताजी आईपीएस रहे हैं, तो आपको बचपन से ही वो लाइफस्टाइल देखने को मिली एक आईपीएस कैसे रहता है। तो हम क्योंकि आज आपसे कुछ सीखने आए हैं, तो सीखना बस यही चाहते हैं कि अगर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम आईपीएस बच्चे नहीं हैं, तो हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे रखें और किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। तो आपके पहले क्वेश्चन का मैं उत्तर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ कि मिडिल क्लास आईपीएस ऑफिसर कैसे होता है। लेकिन पहले क्वेश्चन का उत्तर देता हूँ। मेरे पिताजी ने जिस तरीके से मुझे रखा, मेरे पिताजी क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पिताजी मुझे क्या देते हैं उससे फर्क पड़ता है। आपके पिताजी बहुत अमीर हो, आपको 5 रुपए दें तो आप क्या फील करोगे? तो मेरे पिताजी ने जिस तरह से मुझे रखा, मुझे मिडिल क्लास तरीके से रखा, इसलिए मैं अपने आप को मिडिल क्लास मानता हूँ। मैं बस पकड़ के जाता था, मेरे पास ऑटो में अगर मैं किसी दिन मेरे किसी दोस्त ने बिठा दिया तो मुझे लग्जरी लगता था, ये बहुत लग्जरी चीज है कि भाई मैं ऑटो में बैठ गया हूँ आज। और किसी दिन अगर मुझे कभी बस नहीं मिली और कभी मुझे मजबूरी में ऑटो करना पड़ता था, तो जितनी देर के लिए मैं ऑटो में बैठता था, मैं ऑटो में बीच में बैठता था और दोनों तरफ हाथ रख लेता था और ऐसे पैर पे पैर रख के बैठता था, मुझे लगता था आज पूरा ऑटो अपना है। तो वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग मैंने जी है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मिडिल क्लास से आया हूँ। अगर मेरे को पहले ही ये सब मिल जाता, पहले ही फर्स्ट क्लास मर्सिडीज में घुमा होता, 5 स्टार होटल में खाना खाया होता, तो मुझे एक चीजें कोई बहुत बड़ी नहीं लगती, क्योंकि मैंने ये सब नहीं देखी थी और ये सब मैंने खुद से देखी है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। आपको लगता है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मिडिल क्लास नहीं है, वो इसलिए लगता है क्योंकि अभी आपने दुनिया नहीं देखी। आप जब जाओगे ना, मैं बॉम्बे गया था, हम लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, तो भारत दर्शन होता है जिसमें आपको पूरे दुनिया में घुमाया जाता है। तो मेरा जैसे फिल्मों में इंटरेस्ट है, तो हम लोग वहाँ बॉम्बे पहुंचे, तो पुलिस कमिश्नर साहब थे, उनसे हम लोग मिले, हमने कहा कि सर हम लोगों को फिल्म की शूटिंग देखनी है। तो उन्होंने फोन कर दिया तुरंत, भाई महबूब स्टूडियो में डीसीपी साहब को कि भाई जो भी है प्रोड्यूसर को बोलो, हम सब आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं, उनका बहुत अच्छे से खातिरदारी करें। तो प्रोड्यूसर साहब थे, वो बाहर बेचारे खड़े थे हम लोगों के लिए, हम लोग अंदर लेकर के गए। अंदर रेस 2 फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो उसमें
जैकलीन, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, जॉन अब्राहम, ये सब लोग थे। हम लोग बैठे थे, हम लोग का एक टेबल लग गया, हम लोग खाना पीना खाने लगे, 7-8 लोग थे हम लोग। थोड़ी दूर पे वो लोग बैठे हुए थे। तो सैफ अली खान ने दूर से देखा और उसको बहुत इंटरेस्ट आया, तो उठ करके हमारे पास आ गया। तो बोले कि हाय गाइस, आई वाज वंडरिंग कि भाई आप लोग कौन हो। किसी ने बताया कि ये लोग यंग ऑफिसर्स हैं, इसीलिए इन लोगों के लिए इतनी खातिरदारी की जा रही है, तो आप लोग क्या करते हो। तो हम में से हमारा एक बैचमेट था, उसने बड़ा सीना ठोक के बताया कि भाई वी आर आईएएस ऑफिसर्स। तो कहता है कि सॉरी, तो कहता है वी आर आईएएस ऑफिसर्स। कहता प्लीज पार्डन मी फॉर माय इग्नोरेंस, बट व्हाट इज एन आईएएस ऑफिसर। तो जब वो शब्द सुना ना मैंने, तो मेरे पैरों के नीचे से धरती सरक गई। यहाँ पे मेरे चाचा जी जौनपुर में, उन्होंने पूरे जिले में ढोल पीट दिया था कि भाई मेरा भतीजा आईएएस हो गया है। और यहाँ पे एक तबका है जिसको यही नहीं पता है कि आईएएस ऑफिसर होता क्या है। तो इस दुनिया में एक ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जो शायद हमारे आपके पहुंच से बहुत दूर है। तो उस सोसाइटी को जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि उस सोसाइटी से नीचे तो बहुत ढेर सारे मिडिल क्लास है। मतलब अभी मैं 10 गुना भी हो जाऊंगा तो भी मिडिल क्लास ही रहूंगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं कि वो सोसाइटी कहाँ है, कितने ऊपर है। तो हम, आप और हमसे नीचे और हमसे ऊपर सभी लोग मिडिल क्लास ही। अब उसको अपर बोल लो, लोअर बोल लो, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, खुश होने के लिए बोल दो भाई मैं अपर मिडिल क्लास में आ गया हूँ, तो आपके लिए खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है। बट है हम वही, बहुत लंबा सफर है अगर तय करना है तो। जिसको नहीं तय करना तो फिर वहां जहां है वो वहीं पे खुश है। संतोषम परम सुखम। आपकी जब से स्टोरी आई है तो कम से कम 5-6 गुना तो जौनपुर में आपने कंपटीशन बढ़ा लिया है। तो यूपीएससी एक एक्सपीरियंस से क्या एक्सपेक्ट करता है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है थोड़ा, तो वोटिंग को लेकर सब लोग अप्रोच करते हैं कि हम लोग को वोट देना चाहिए, उसके लिए काफी कैंपेन चलता है। बट आजकल जौनपुर में भी डर्टी पॉलिटिक्स, जौनपुर में नहीं आई थिंक सब जगह डर्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होने लगा है कि जैसे पैसे देके या फिर और कुछ से। तो क्योंकि अगर आप वो नहीं यूज करते हैं तो मैक्सिमम लोग चुनाव नहीं ही जीतते हैं। तो अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं या फिर आपको इसका लेके क्या राय है कि वोट देना ज्यादा जरूरी है या फिर बिना इन्फ्लुएंस होकर वोट देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका कोई आज तक बातें नहीं करता। सब लोग कैंपेन चलाते हैं कि बस जाके वोट दो, बट बिना इन्फ्लुएंस होकर वोट दो, ये आज तक कोई बातें नहीं कर रहा है। पहले मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी ये हॉल खाली है, इतनी ढेर सारी सीट्स खाली हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि जितने लोग मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे सबको 500-500 रुपये मिलेंगे और ये हॉल भर जाए, तो क्या वो सही है या गलत है? क्यों गलत है भाई? मैं उतनी दूर से आया दिल्ली से मैं इतना सफर तय करके आया और उसके बाद मुझे ये हॉल खाली दिख रहा है। तो मैं अपनी मेहनत को पूरा करने के लिए मैं बोलूंगा कि भाई 500 रुपए मैं दे देता हूँ, इतना तो मैंने वैसे ही खर्चा कर दिया, तो 500 रुपए और दे देता हूँ, पूरा हॉल भर जाए, कम से कम मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैं लोगों को सुना के जा रहा हूँ। सर अगर बिना ग्रीड के कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी लोग जैसे करते हैं कि अगर 35 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे हम 100 करोड़ का प्रॉफिट गेन करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है। अब देखो ये ना सोचने का पहलू है। अब अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि भाई मैंने यहाँ पे मेहनत की दूर आने के लिए और मेरे को हॉल खाली दिख रहा है तो मैं सबको 500 रुपए दूंगा, तो ये मेरी सोच है। और अगर मैं इसमें संतुष्ट हूँ कि मैं आया और जितने लोगों से बात हुई इतना मजा आया मुझे बात करके, मैं कितना कुछ यहाँ से सीख करके लेके जा रहा हूँ, वो भी मेरी सोच है। तो जिस सोच का व्यक्ति होगा उसी तरीके से वो काम करेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको ये तय करना जरूर है, आप अगर हॉल के बाहर खड़े हो तो आपको ये तय करना है कि भाई अभिषेक सिंह आए और 500 रुपए दे रहे हैं, मुझे चाहे लेक्चर अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो आपको तय करना है। तो आप ये स्वयं तय करेंगे ना, मैं आपको जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूं। तो उसी तरीके से जब कोई भी नेता इलेक्शन चुनाव लड़ता है तो वो पैसा ऑफर करता है कि आप
ले लीजिए और आकर के मुझे वोट कर लीजिए। बट उस पैसे को लेकर के आप आकर के बैठते हैं यहाँ पे कितनी देर आप वोट करते हैं नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है। या आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो भी आपकी इच्छा है। उसके लिए नेता के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। वो तो बेचारा कह रहा है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव में जीतने के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं आकर के खड़ा हुआ। वो उसके लिए खड़ा हुआ है, वो उसके लिए जितना चाहेगा वो कोशिश करेगा। अब इसमें नेता आप कौन सा चुनते हैं? वैसा नेता चुनते हैं जो मेरे जैसा है कि भाई जितने भी लोग हैं उसी में खुश है, उन्हीं लोगों से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बात करके जा सकता है। या फिर वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो पूरे भरे हुए हॉल से बात करूंगा, वो भी 10 मिनट बात करूंगा, और उस तरीके से मैंने 10,000 हॉल और बना रखे हैं जो भरे हुए हैं, तो उनसे बात करूंगा। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा नेता चुनना है। तो इस दुनिया में कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। आपको चुनना है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सबके सामने। आपको खुद से तय करना है कि आपको जाना किस तरफ। सिंसियरिटी, सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करती है, सिंसियरिटी। आप कितने ज्यादा सिंसियर हैं अपने लक्ष्य के प्रति। पूरा एग्जाम 1 साल का होता है, आप सोचिए, एग्जाम खुद 1 साल का होता है। 1 साल तो एग्जाम देने में लगता है, उसके पहले कम से कम 2-3 साल की तैयारी चाहिए। तो आपका 3-4 साल अपने जीवन के समर्पित करने के लिए क्या रेडी हैं? जितने लोग रेडी हैं वही यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप नहीं रेडी हैं तो नहीं क्लियर कर सकते। ये एक तपस्या है। इस तपस्या में आप आगे तभी बढ़िएगा जब पूरी तरह से आप तैयार हैं। नहीं तो क्या होगा कि वैसे जैसे किसी ने भी पूछा था कि पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, फिर सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं पीसीएस की तैयारी करना शुरू कर दूंगा, फिर सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए जीवन के ये निर्णय बहुत ज्यादा गंभीर निर्णय है। हम लोग को लगता है कि चलो ठीक है, हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और बड़े इमोशनल निर्णय होते हैं। मेरे तो कई भाई बहन, उनको मैंने मना भी किया, आज तक कर रहे हैं। अगर मैं उनको मना भी करता हूँ तो मेरे ऊपर नाराज हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये तय किया कि हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी होती है। आप किसी को जिंदगी जीना सिखा नहीं सकते। वो अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर सब कुछ खुद से लेकर के आया हुआ है। आप सिर्फ उसको रास्ता दिखा सकते हो। उसके उधर जाना या ना जाना पूरी तरह से उसकी इच्छा है। तो बहुत सोच समझ के करिएगा। हम श्री अभिषेक सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने प्रेरक शब्दों से और अद्भुत अनुभवों से हम सभी को नई ऊर्जा और दिशा दी। उनकी बातें केवल विचार नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नई प्रेरणा थी, जो हमें आगे बढ़ने और कुछ सार्थक करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपके विचारों की गूंज हमारे मन में लंबे समय तक बनी रहेगी। एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतने कम बच्चों में भी इतनी देर तक मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला है। और मैं खुद यहाँ पर रुक गया इतनी देर तक, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। एक एक बच्चा जो था वो इतना इन्वॉल्व था और इतने दिल से प्रश्न पूछ रहा था। मुझे बहुत एक अपनापन सा लगा, और प्रोफेसर साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और जितनी बार भी मुझे बुलाएंगे मैं हर बार आऊंगा, ये मैं कह करके जा रहा हूँ। अब मैं विरम सरसिया जी, जो कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अभिषेक सिंह जी को काशी विश्वनाथ बाबा की तरफ आशीर्वाद से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर
ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत, प्रेरणादायी और अटूट समर्थन देने वाली शक्ति होती है। और श्री अभिषेक सिंह जी की यात्रा में वह शक्ति उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर दुर्गा शक्ति नागपाल, एक निडर, कर्तव्यनिष्ठ और अद्वितीय IAS अधिकारी। उनकी प्रशासनिक शक्ति जितनी चर्चित रही है, उतनी ही प्रेरणादायी है उनकी प्रतिबद्धता और साहस। लेकिन बस सिर्फ एक अधिकारी ही नहीं, बल्कि अभिषेक सिंह जी के साथ सबसे मजबूत कड़ी रही। जब दो मजबूत शख्स एक दूसरे का हौसला बनाते हैं, तो वह न केवल अपने जीवन को दिशा देती हैं, बल्कि समाज में बदलाव की एक नई लकीर भी खींचती हैं। आज के इस दिन हम सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि उन साझेदारियों को भी सलाम कर रहे हैं जो बदलाव की असली कहानी लिखती हैं। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी को, जो हिंदी प्रकाशन समिति के संयोजक हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्लीज मंच पर पधारें। इस पूरे आयोजन की सफलता में उनकी मेहनत और लगन का बड़ा योगदान रहा है। अगर ये कार्यक्रम एक खूबसूरत सुर था, तो उनकी कोशिश सही ताल और लय की तरह थी। हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करें। नमः पार्वती पते। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी प्रकाशन समिति की तरफ से भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारी ये पूरा प्रोग्राम ही एक तरीके से हमारी जो महिला शक्ति है उन्होंने ही संचालित किया। और हमारे साइंस के बच्चे जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो इस महिला शक्ति को प्रणाम और इस महिला शक्ति को बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे डीन सर को बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस कार्यक्रम को अनुमति दी और इस कार्यक्रम में काफी समय तक रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कुछ बोलना है तो मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन अभिषेक भैया इतने पर्याप्त थे कि हमें लगता है डीन सर को सुनने की जरूरत ही नहीं थी। डीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र सलाहकार प्रोफेसर मधु दमाड़िया जी, उन्होंने भी इस मीटिंग के बावजूद यहाँ समय दिया। और हमारे अभिषेक भैया आए यहाँ। आपके साथ मैं कहूँ कि मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 3 घंटे बैठा रहा, आपकी कहानी सुनता रहा। उस कहानी का आप लोग मात्र 5% सुने हैं, तो 95% हम अगली बार फिर से सुनेंगे और वो कई भागों में सुनेंगे, क्योंकि आजकल तो भाई OTT का जमाना है, कई सीजन होते हैं। तो भैया के भी बहुत सारे सीजन होंगे हमारे काशी। और हमारे दयाशंकर त्रिपाठी सर हैं, जिन्होंने हिंदी प्रकाशन समिति अगर यहाँ खड़ी है तो दयाशंकर त्रिपाठी सर की वजह से है। सर का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। प्रोफेसर JK रॉय ने भी काफी काम किया था हिंदी प्रकाशन समिति के लिए। प्रोफेसर SP अग्रवाल ने भी काफी काम किया था। उसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर राकीब जी, हिंदी प्रकाशन समिति के जो सदस्य हैं, उन लोगों ने काफी मदद की। और अचिंत्य का जो एक रूपरेखा थी, जिसको कि देवांश और निधि ने बनाया अपने मित्रों के साथ, अभिषेक, दीपांशी, वैदेही, साक्षी, अंशुमान, इन लोगों के साथ। इसके अलावा जो है वो डॉक्टर सचिन तिवारी, जो कि है तो आर्कियोलॉजी से, लेकिन बड़ी आसानी से हमारा उन्होंने प्रेस रिलीज लिखा हुआ है। तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक भी आर्कियोलॉजी से है, राणा प्रताप जी जो कि लगातार लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, और रौनक जी की क्या पूछनी, इनके साल से ही आप समझ जाएंगे कि रौनक तिवारी जी आ गए हैं माहौल बनाने के लिए। तो इसके अलावा डॉक्टर आशुतोष सिन्हा जी, डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी, हमारे अनूप सोनकर जी हिंदी प्रकाशन समिति में केवल एक कर्मचारी हैं, वो है डॉक्टर श्री अनूप सोनकर जी। तो अनूप सोनकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा। आशुतोष शर्मा जी, जो विश्वविद्यालय की हॉस्पिटल में सबको दिखाने से लेकर के इस कार्यक्रम में मिठाई सब ले आने के लिए पूरी तरीके से तैनात थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राहुल जी, शैलेश जी, ज्ञान लैब के सारे लोग, मान्या, चंचल, रोशन, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे इस कार्यक्रम में। और आर्कियोलॉजी के भी बहुत सारे सदस्य आए, उनका तहे दिल से आभार करते हैं, क्योंकि साइंस वाले तो सब होली खेल कर भाग गए, तो आपने कम से कम काफी समय दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को देख करके।
इसके अलावा हमारे मीडिया के सभी भाई बंधु लोग जो कि अंत तक उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को कवर किए। और फाइनली जो है मैं यही कहूँगा कि आपसे जो प्रेरणा हम लोगों को मिलती रहती है, मैं भी खुद प्रेरणा लेता हूँ आपसे, आपके काम से प्रेरणा लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपका ये आखिरी पड़ाव है, इसके बाद के भी पड़ाव हम लोग देखते रहेंगे। तो हमारे पूर्वांचल से एक बहुत बड़ी स्मृति से बनी हुई एक बहुत बड़ी शख्सियत उभर के आ रही है और मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में हमारे अभिषेक भी पूर्वांचल का नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत मेरा आभार, बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से तो नहीं लेकिन हमारे महामना की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये ऊर्जा आपको बहुत आगे तक ले जाए। आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई छूट गया हो इसमें मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर आपसे पर्सनली मिलकर के आपको धन्यवाद दूंगा। आप सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम का अंत हम राष्ट्रगान से करेंगे।